हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिसका सत्र 2024 से 28 है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोगों का मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो देखिए, हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक मोस्ट बीवीआई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करवाया था और सेम प्रकार से आज के इस क्लास में बच्चे हम लोग दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए टॉपिक आपका क्या रहेगा आज के इस क्लास का बच्चे, तो पृथ्वी की हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में यहां पर काफी डिटेल में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट बीवीआई रहने वाला है। अगर आप इस क्लास को लगभग 10 मिनट तक आप अच्छे से अगर देख लेते हो तो निश्चित ही आप यहां से 10 नंबर जो है अपनी झोली में कर लोगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं और जो हमारा टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल फिगर के माध्यम से हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे ताकि चीजों को आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आराम से सभी चीजों को समझ सकोगे। तो आइए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास आपको टाइम से मिल सके। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। तो हम लोग जो सेकंड क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चंस देखो तो आपके पिछले साल जो है मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में। लेकिन हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस ना पूछा हो उसमें पूछ ले, तो आपको ध्यान से कर लेना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि भूकंपीय तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या करे, वर्णन करे। आइए हम लोग समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करते हैं, यानी कि एक पृथ्वी है हमारा, इसके अंदर की जो संरचनाएं हैं वो किस प्रकार की है, हमें इसके बारे में समझना है। तो देखो पृथ्वी के अंदर के इस संरचना के बारे में हालांकि अभी तक जो है पूर्ण रूप से कोई भी एक सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है, समझ गए ना, कोई एक सटीक जानकारी नहीं है। इस बात को लेकर के जो है जितने भी भूगोलविद हुए उन सभी भूगोलविद में जो है हमें काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन इसके उपरांत भी काफी सारे ऐसे तर्क हैं जिस तर्क के आधार पर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन कर पाते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया। अब आपने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि भूकंप आती है, ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी के साथ जो है बच्चे क्या होता है, तो लावा, गैस, ये सब बाहर निकलती है ना। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तापमान तो पृथ्वी के अंदर होता है और इसके संबंध में यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक 32 किलोमीटर, कितना किलोमीटर प्यारे बच्चे, प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर जब आप पृथ्वी के अंदर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि देखने को मिलती है। समझ गया ना। तो इस आधार पर यह हो गया कि भाई तापमान के जरिए हम लोग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, घनत्वों के आधार पर करते हैं, दबाव यानी कि प्रेशर, गैस से अंदर में तो प्रेशर तो बनाएगा ही। इसके बाद देखिए तो तरंग यानी कि भूकंपीय वेग वगैरह के बारे में जो आप पढ़ते हैं उन सभी वेग के आधार पर हम लोग क्या कर पाते हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो आपके पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके समझने के कई सारे स्रोत हैं। जैसे कि यह 2 प्रकार के स्रोत हो जाएंगे, एक प्रत्यक्ष स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। समझ गए। जैसे कि देखिए प्रत्यक्ष स्रोत में आपका ज्वालामुखी उद्गार आ जाता है, जैसे ज्वालामुखी फटती है तो इसके बाद भूकंपीय तरंग आ जाता है। यह सब प्रत्यक्ष स्रोत हो गया जिसके माध्यम से हमको जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिल पाता है। समझ गए बच्चे। इसके बाद अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं तो जैसे टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, इन सभी के आधार पर बच्चे हम लोग क्या कर पाते हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। जैसे देखिए हम लोगों को यह जानकारी मिलती कैसे है। आप लोगों ने तरबूज खाया है, बताओ तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। सभी लोग खाए होंगे भाई, गर्मी के महीना में तो बड़ा मजा आता है खाने में, हम तो बड़ा खाते हैं भाई। तू लोग खाते हो कि नहीं कमेंट में लिख दो, ठीक है। अब देखो तरबूज की बात करते बच्चे, तो तरबूज जो है यह एक प्रकार से गोलाकार होता है। अब जब आप मार्केट में तरबूज खरीदने जाते हो तो मीठा है या नहीं है ये तो ऊपर से पता नहीं चलता है कि नहीं। तो इसके लिए आप दुकानदार भाई साहब क्या करते हैं, तो एक चाकू की सहायता से एकदम सट से घोप दिया ऐसे और एक त्रिभुज के आकार का क्या करता है, तो उसमें से निकाल के दे देता है कि नहीं। और आप उसको चेक करके तब पता कर पाते हो कि ये मीठा है या नहीं है। उसी प्रकार से जो है हम लोगों ने यहां पर क्या किया, तो पृथ्वी को तरबूज के आकार में काट दिया।
काट करके ये भूखंड निकाल लिया। अब जब ये भूखंड निकलता है ना, तो हमको यहां पर 3 तरह की परतें देखने को मिलती है। कितने तरह की? तो आप कहोगे सर पृथ्वी का जो आंतरिक परत है वो 3 प्रकार का है। जैसे कि सबसे पहला आपका भूपर्वतीय हो जाता है, दूसरा आपका मेंटल हो जाता है, और तीसरा जो है आपका क्रोड हो जाता है। इस भूपर्वतीय को हम लोग प्यारे बच्चे सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। इसको हम लोग सीमा कहते हैं। और ये जो है आपका क्या है भाई? तो ये आपका नीफे कहलाता है। तो ये 3 भाग हो गए पृथ्वी के आंतरिक भाग। समझ गए? अब आइए हम इस तीनों भूभाग को बारी बारी से समझते हैं, और यहां से इसको अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से बनेंगे। जैसे कि हम पहले भूभाग की बात करते हैं, तो पहला भूभाग जो है आपका क्या कहलाता है? भूपर्वतीय कहलाता है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग। फिगर को देखिए ध्यान से। फिगर की बात करते हैं बच्चा जी, तो यहां पर देखना आपका जो ये फिगर है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग आपको ये देखने को मिलता है, ये वाला सबसे ऊपर वाला भाग, ये क्या कहलाता है बच्चे? तो आप कहोगे गुरुजी इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भूपर्वतीय कहते हैं। समझ गए? इसकी बात करें तो देखो, यह मोटाई जो है इस भूपर्वतीय का, इसमें काफी सारा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम महाद्वीपों की बात करते हैं, महासागरों की बात करते हैं, तो यहां पर इसके मोटाई में क्या हो जाता है? तो परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अगर महाद्वीप है तो चलो वहां पर सिंपल तरीके से है, लेकिन महासागर है तो महासागरों में गहराई होती है बच्चे। अब इस गहराई के कारण जो है क्या होता है? तो गहराई के कारण इसके मोटाई में कमी आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चे? इसके मोटाई में कमी आ जाता है। ऐसा आप ये कह सकते हो कि जो भी महासागर वाले भूभाग हैं, वहां पर भूपर्वतीय की जो औसत मोटाई होती है वह 5 किलोमीटर होता है। 5 किलोमीटर मोटाई का, ठीक है। जहां भी भूपर्वतीय में आप देखोगे महासागरीय क्षेत्र है, तो वहां पर जो इसकी मोटाई हो जाएगी प्यारे बच्चे, कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। और जहां भी महाद्वीप है, महाद्वीप के नीचे जो है बच्चे क्या देखने को मिलता है? तो लगभग इसकी मोटाई जो है यह औसतन 30 किलोमीटर तक के आसपास होता है। समझ गए? तो यह एक छोटा सा परिवर्तन जो है आपके महाद्वीप और महासागरों में देखने को मिलती है भूपर्वतीय को लेकर के। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है बच्चा जी, ठीक है, ये जो आपका सबसे ऊपर वाला भाग है भूपर्वतीय, जिसको हम लोग कहते हैं, यह 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है। अब वो कौन कौन सा धातु है प्यारे बच्चे? तो देखिए, हमने इसको कहा था सियाल। क्या कहा था प्यारे भाई? सियाल कहा था। तो सियाल कैसे लिखते हैं? SIAL इंग्लिश में। तो SI कहने से मतलब है आपका जैसे सिलिका हो गया, SI कहने से क्या हो गया? सिलिका। और AL कहने से आपका एल्यूमिनियम हो गया। तो आप ये 2 बात याद रखोगे कि आपका जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर वाला जो भूभाग है, जिसको हम लोग भूपर्वतीय कहते हैं, उसमें जो है सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। समझ गए? चलिए, इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसका जो औसतन घनत्व होता है वह 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होता है। ठीक है, यानी कि औसतन घनत्व भूपर्वतीय का पूछेगा, आप क्या कहोगे? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस परत को हम लोग जो है लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। कौन से स्फीयर के नाम से बच्चे? लिथोस्फीयर। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको भूपर्वतीय तो कहते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको जो है लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के किस परत को जो है लिथोस्फीयर कहते हैं। आप क्या कहोगे भाई? भूपर्वतीय को कहते हैं। समझ गए ना? चलिए, दूसरे भाग की बात करते हैं। तो बच्चा जी, दूसरा भाग जो है आपका वह है मेंटल। अब मेंटल आदमी जो है बड़ा खतरनाक होता है, वैसे ही आपका ये भी मेंटल है। मेंटल क्या करता है? मेंटल को हमने सीमा का नाम दे दिया। भाई देखो, ये बॉर्डर इंडिया है, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है, और ये बीच में आपका बॉर्डर हो गया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। मेंटलिटी यहां पर मेंटल की तरह ये काम करता है। देखिए, मेंटल की बात करते हैं तो यह भूपर्वतीय का निचला भाग होता है, जिसको हम लोग मेंटल या सीमा के नाम से जानते हैं। ये जो भूभाग है, ये भूभाग पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट होता है प्यारे बच्चे? 83% होता है। पृथ्वी का जो आयतन है उसके आयतन का 83% भाग जो है आप कहां देखोगे? तो मेंटल में देखोगे। और मेंटल आदमी है तो सब चीज अपने पास ज्यादा रखेगा। ठीक है, अब 83% इसके पास हो गया। साथ में पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का 67% भाग, ये दोनों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 67% भाग जो है पृथ्वी के किस परत में निहित है? आप कहोगे गुरुजी मेंटल में निहित है। ठीक है, या फिर कहे तो पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट भाग जो है यह मेंटल में निहित है? आप कहोगे सर 83% निहित है।
समझ गए ना। चलिए इसके साथ साथ यहां पर देखिए तो ये जो आपका भाग है जिसको आप लोग मेंटल कहते हो यानी कि सीमा कहते हो, SIMA सीमा। अब सीमा कहने से मतलब है SI से आपका फिर से सिलिका हो जाता है और MA कहने से आपका फिर से क्या हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आपका जो मेंटल भूभाग है यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ है। इस परत में बच्चे जो है क्या होती है, तो इस परत में याद रखिएगा जो ज्वालामुखी फटती है ना, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है यह आपके मेंटल भाग से ही निकलता है। समझ गए ना, कहां से निकलती है, ज्वालामुखी के विस्फोट के समय जो लावा निकलती है वह मेंटल से निकलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके साथ साथ जो भी राख निकलता है ये भी आपका यहीं से निकलता है। साथ में देखिए तो लगभग जो है 2900 किलोमीटर मोटा का जो ये क्षेत्र है, ये 2900 किलोमीटर मोटाई का ये क्षेत्र है। ठीक है, कितना, 2900 किलोमीटर मोटाई का जो ये क्षेत्र है यह बेसाल्ट पत्थरों की चट्टानों से बना होता है। इसके साथ इसके घनत्व की बात करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, तो आपके मेंटल का घनत्व होता है। इस भाग को हम लोग जो है पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं या फिर इसे ही जो है व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो हम लोगों ने अभी जो है पृथ्वी के दो परतों के बारे में पढ़ा, जैसे कि भूपट्टी जो कि सबसे पहला परत है, आपका मेंटल जो कि दूसरा परत हो जाता है, और सबसे नीचे वाला सबसे केंद्रीय परत की बात करते हैं तो वह आपका क्रोड है जिसको हम लोग नीफे कहते हैं। अब क्रोड या नीफे की बात करते हैं तो यह आपके पृथ्वी का सबसे केंद्रीय या फिर आंतरिक परत माना जाता है। इस परत का निर्माण देखिए, नीफे कहने का मतलब है NIFE, नीफे। NI से आपका निकेल हो जाएगा और FE कहने से मतलब आपका लोहा हो जाएगा। अर्थात यह जो आपके निकेल और लोहा से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें आपको बताया था, सभी में बहुत सिंपल तरीका से बताया। जैसे सियाल था तो भाई आपका जो है SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। ठीक है, आपका जो है सीमा था तो SI से जो है सिलिका और MA से, MA कहने का मतलब हालांकि मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है लेकिन आप लोग MA से मैग्नीशियम याद रखोगे। समझ गए। इसी तरह से जो है क्रोड में याद रखना यानी कि नीफे में याद रखना NI से निकेल और FE यानी कि फेरस अर्थात लोहा, इससे बना होता है। इसके अगर औसत घनत्व की बात करते हैं तो 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और इसको जो है हम लोग बेरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, बेरिस्फीयर के नाम से। साथ में यह पृथ्वी के कुल आयतन का जो है 16% भाग होता है। समझ गए ना, पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंट भाग, 16%। 83% भाग तो आपका जो है मेंटल हो जाता है, 16% भाग आपका कौन हो जाएगा, तो नीफे हो जाएगा, और बाकी का 1% भाग जो है आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो बाकी का 1% भाग आपका भूपट्टी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, तो ये आपके जो है पृथ्वी के 3 आंतरिक परत थे। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझिए। जैसे देखिए पहले तो प्यारे बच्चे आप लोगों ने देखा कि भाई पृथ्वी के 3 गो परत हैं। एक आपने देखा सबसे ऊपर जो है क्या था, आपका सियाल था। ठीक है, सबसे ऊपर क्या था बच्चे, सियाल था। दूसरा आपका क्या था, मेंटल। दूसरा क्या था बच्चे, मेंटल, जिसको हम लोगों ने सीमा कहा। तीसरा जो था आपका क्या था, क्रोड था। ठीक है, कोर कह लीजिए या फिर क्रोड कहिए या इसी को नीफे कहते हैं। समझ गए ना। अब देखिए यहां से इस डायग्राम को समझते हैं तो यहां से क्वेश्चंस बनेगा। जैसे कहेगा कि सीमा और सियाल, ठीक है, सियाल और सीमा को अलग करने वाला जो रेखा है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर मोह असंबद्धता कहते हैं। समझ गए। यह जो इस लाइन का नामकरण है मोह नाम के भूगोलविद के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है मोह असंबद्धता हो जाता है। उसी तरीके से मेंटल और क्रोड को अलग करने वाली जो रेखाएं हैं या क्षेत्र है उसको हम लोग गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। समझ गए। तो ये तो आपके जो है इस पृथ्वी के 3 परत का अलग अलग करने का जो है लाइन है उसका नामकरण हो गया। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। लेकिन बच्चे यहां से देखो तो अभी जो आपने 3 परतों को देखा था, बाद में चलकर इसको जो है 6 परतों में बांट दिया गया। अब ये 6 परत कौन सा था, जैसे देखिए सबसे ऊपरा परत जो है आपका वो क्या है बच्चा जी, तो ऊपरी परत आपका हो जाता है सियाल। अब इस सियाल में भी आपको 2 गो खंड देखने को मिला, सबसे पहला ऊपरी सियाल और निचला सियाल। मेंटल में भी आपको देखने को मिला ऊपरी मेंटल और फिर निचली मेंटल। नीफे में भी देखने को मिला ऊपरी नीफे या ऊपरी कोर और निचली कोर। समझ गए। अब देखिए यहां पर जैसे कि हम सबसे ऊपर वाले की बात करते हैं,
सबसे ऊपर वाले की बात करेंगे बच्चा जी, तो सिंपली याद रखो, ये जो आपका क्या कहते हैं, तो आपका जैसे कि सियाल वाला भाग है, इसको भी दो भाग में बांटा गया और इस दो भाग में बांटे जाने वाले जो रेखा था जिसका नाम था क्या, कोर्नाड असंबद्धता। ठीक है, और फिर मेंटल को जो दो भाग में बांटती है उस बांटने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं रेप्टी असंबद्धता, और फिर नीफे को जो दो भाग में बांटती है इसको हम लोग कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा आ सकता है, हालांकि ये क्वेश्चंस में आपको इंक्लूड नहीं करना है, मैंने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता दिया है। तो आप लोग मेरे भाई एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना अच्छे तरीके से समझ में आया? फटाफट से बताओ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, क्या आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं? अगर ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो आपका बस छोटा सा काम है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके और सभी बच्चे बिल्कुल आसान भाषा में जो है क्वेश्चंस का आंसर समझ करके लिखे। रटने की काम तो बिल्कुल मेरे पास होना नहीं है, मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, आप चीजों को समझिए और समझ करके पेपर में आंसर कीजिए। समझ गए बच्चे? साथ में सेशन को लाइक नहीं किए हैं बच्चे, लाइक कर लेना, और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। विशेष आप लोगों से हम अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।